डियर मॉम ऑफ किड्स विद स्पेशल नीड्स, हम जानते हैं कि डॉक्टर विजिट्स और थेरेपी आपको थका देती हैं। वो एक कोना बन गया है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो जो रवैया होता है वो ये होता है कि दे आर अनेबल टू लर्न। जब मैं स्कूल्स को अप्रोच करती थी तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट मना कर दिया जाता था। वी लेबल दोज पेरेंट्स, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। डायरेक्टली बोला जाता है आपके बच्चे को पागल तो नहीं है, उस दिमाग खराब है इसका। अल्लाह ताला ने कोई एक चीज उनसे ली है, अदर वे अराउंड अल्लाह ताला हैज गिफ्टेड देम विद समथिंग। यूं हाथ पकड़ के और वो ना कुछ खींच रहे हो करके। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने ये बात ये झड़वा लो और ये करवा लो। बहुत वैलिड कंसर्न है, वो ये है कि ऐसे बच्चों का हमारे बाद क्या होगा। Dear mom of kids with special needs, we know you are tired. We know you are exhausted. We understand how long you wait for their basic milestones. हम जानते हैं कि डॉक्टर विजिट्स और थेरेपी आपको थका देती हैं और वो आपका डेली रूटीन भी है, और कभी कभी आप सोसाइटी की जजमेंट से आइसोलेट होना भी चाहती हैं, मगर फिर भी हिम्मत और ताकत बनी हुई हैं अपने बच्चों के लिए। आज मॉमकास्ट के इस एपिसोड पर हम उन तमाम पेरेंट्स के एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उनके स्ट्रगल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो बनती है। यमुना, तस्मिया। You're absolutely right, Binesh. Acknowledgement, especially for these parents who are dealing with, these special children. Hats off to them. और मैं समझती हूँ कि एक तरह से अल्लाह ताला की blessing है. अल्लाह ताला has chosen them. अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है to take care of these children. ये बहुत बड़ी एक तरह से नेमत मैं कहूँगी. अल्लाह ताला ने इतनी दुनिया में इन पेरेंट्स को वर्दी समझा to take care of these children. बिल्कुल, और मैं तो थम्स अप कहूँगी। थम्स अप, एग्जैक्टली। और कुछ नहीं, कुछ और कहें आप। नहीं, सीरियसली मेरे ख्याल में यही बहुत काफ़ी है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जो स्ट्रगल से वो लोग गुजर रहे हैं, और मैं खुद गुजरी हूँ इसलिए मैं उसको बेहतर बता सकती हूँ कि वो कोई समझ ही नहीं सकता। जो न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन और जो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप उन चीज़ों से गुजरे ही नहीं होते, वो गुजर ही नहीं सकते, तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो दिस थम्स अप। एग्जैक्टली इसमें हम अगर बात करें तो बहुत सी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो ये पेरेंट्स फेस करते हैं, भी मेडिकल है, फिजिकल है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो ये आई थिंक देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो इन पेरेंट्स को दे हैव टू गो थ्रू। कुछ ब्रेन इंजरीज हैं, सम मेडिकल कंसर्न्स हैं, तो ये आई थिंक देयर इज़ अ मल्टी dimensional बिल्कुल, there are different kinds of disabilities if we talk about broader spectrum. Exactly. और एक बहुत बड़ा सोसाइटी का हिस्सा, या ऐसे बच्चे जो ऑब्वियसली वो एडल्ट्स में भी टर्न होते हैं, तो एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो डिसेबिलिटीज़ से गुजर रहा है, और बहुत बड़ा चंक है पेरेंट्स का हु आर गोइंग थ्रू द स्ट्रगल्स, और जो गुजर रहा है उसी को मालूम है। मगर एज अ सोसाइटी हमारा क्या रोल है, तो पहले तो हम ये देख लें कि क्या क्या किस तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में तस्मिया। बिल्कुल, अभी जैसे रिसेंटली हमने बात करी कुछ साइकोलॉजिस्ट से जो आए थे, और इट वाज फ्रॉम डिफेबल इंस्टीट्यूट। उन्होंने हमें बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कई तरह के, उसमें भी टाइप्स हैं। जैसे हमने फिल्म देखी तारे ज़मीं पर, तो दैट वाज अबाउट, अब जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, तो वो फिल्म पर्टिकुलरली डिसलेक्सिया के बारे में थी। तो ये सब ज़ाहिर है आपको नज़र आती हैं। फिर इसके अलावा ऑटिज़म है, ADHD है, जिन्हें आप परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, तो ये वाली चीज़ें भी काफ़ी प्रिवेलेंट हैं। ये अलग बात है कि वो एक कोना बन गया है जहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनकी ये दुनिया है, और बाकी जो दुनिया है उससे वो कट जाते हैं। And Tasmia, for me, I think before making any judgments about these children, मैं अगर school, I belong to a school and if I look into it, तो बहुत सी learning disabilities बहुत common होती हैं बच्चों में। और तुम्हारा encounter होता होगा इस जो तरह with के। time gradually they do come out of it. अगर उनको सही parental supervision, एक सही support system मिले, तो they do come out of that. They have these milestones जिसको वो achieve करते हैं definitely. लेकिन अगर हम as a society हम उस चीज़ पे research नहीं करते, like I was going through dyslexia, तो dyslexia में भी बहुत kinds of dyslexia हैं. There is phonological dyslexia, उसमें आपका naming dyslexia है, visual dyslexia है. Naming dyslexia में होता है कि उसको नाम जल्दी से बोलना नहीं आता, आपने कोई color दिखाया, he is unable to say it promptly, उसको time लगता है, तो there is a variety of categories in each. In each. Exactly, and we need to be aware instead of making
जजमेंट्स नहीं अबाउट यमुना चिल्ड्रन। मेरे ख्याल में इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें हैं और एक वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स आपको नज़र आता है। अब असल काम क्या करना है, वो ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके लिए एक तो जनरल आपके लिए एम्पैथी वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एग्जैक्टली तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। लेकिन इसके अलावा कुछ पर्टिकुलरली उनका भी ज़रूरी है कि जिस तरह की डिसेबिलिटी है उसके लिए हमारा क्या एग्जैक्टली स्टैंस होना चाहिए, बिल्कुल हमारा एज माशरा, हमारा तासुर या हमारी बिल्कुल जजमेंट्स जो आ रही होती हैं, बिल्कुल हमें बिल्कुल। यानी उनको किस तरीके से देखना है और हम उनको किस किस तरीके से बेहतर केटर कर सकते मैं हैं। जब उन पेरेंट्स का सोचती हूँ कि वो पेरेंट्स जब उनको पता चलेगा या पता चलता है कि उनका बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है या ये डिसऑर्डर है, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग टू एक्नॉलेजिंग, फ्रॉम कोपिंग अप टू डिजाइनिंग द इंटायर पेरेंटिंग थिंग, कितना मुश्किल होता लर्निंग होगा। अबाउट इट एग्जैक्टली। और मैं समझती हूँ कि ऐसे अगर मैं बच्चे देखूँ स्कूल में भी, तो देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर नाउ बीइंग कंसिडर्ड। अगर मैं स्कूल की, अपने स्कूल की अगर बात करूँ, तो वी आर accepting children who are facing these difficulties and these problems, and I think it's good to normalize these Yes. children. बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है और ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को एड्रेस भी करें और मेरे ख्याल खुले दिल और खुले जहन से करें कि Exactly. ये सब हमारे माशरे का पार्ट हैं और हमें इनको उसके मुताबिक लेकर चलना है, जो नीड्स हैं उसके बिल्कुल। मुताबिक केटर करना है इन सब चीज़ों अच्छा, को। मैंने थोड़े दिन पहले स्पेशल नीड्स से रिलेटेड एक पोस्ट पढ़ी थी और उसमें यही था कि ये बच्चे होते तो कहाँ से हैं, वी केटर देम एंड लेबल देम एज स्पेशल नीड्स किड्स। ऑब्वियसली उनकी नीड्स स्पेशल होती हैं, बट सोसाइटी में उनको स्पेशल नीड्स कहा जाता है, खास देखा जाता है, मगर हमारा रवैया उनके साथ या तो आम होता है बिल्कुल या फिर आम से भी नीचे लेवल का होता है। बिल्कुल। सेम गोज फॉर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दोज किड्स। एंड बीनेश, बिलोंगिंग टू अ स्कूल में तो बहुत मुझे बार बार वो ये अपने ख्याल आ रहा है, बिकॉज आई हैव सीन दीज स्टूडेंट्स। तो जो रवैया होता है वो ये होता है कि दे आर अनेबल टू लर्न, कि नहीं Give up सीख कर चुके सकते, पहले गिव अप। से। हाँ एग्जैक्टली। बट इफ यू एक्चुअली वर्क ऑन देम, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई हैव सीन पेरेंट्स हु आर गिविंग डे एंड नाइट टू देयर चिल्ड्रन, और अगर उन्हें अच्छी टीचर मिल जाए उस बच्चे के साथ, तो दे डू मेक प्रोग्रेस। लेकिन वही बात है ना कि शऊर, हमारी अपनी रिसर्च होनी चाहिए बिफोर वी लेबल अ चाइल्ड कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसका तो मेंटल डिसऑर्डर है। वो एक खास टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि वो स्पेशल नीड्स हैं। मुझे तो वो वर्ड स्पेशल नीड्स भी मुझे नहीं अच्छा लगता। स्कूल्स की जहाँ पे आपने बात करी, तो मेरा इंटरेक्शन जब स्कूल से हुआ तो मेरे लिए बड़ा ही एक नाइटमेयर प्रोसेस था, क्योंकि जब मैं स्कूल्स को अप्रोच करती थी तो वहाँ पे लेटर आ जाता था या फिर ऑन द स्पॉट मना कर दिया जाता था। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती, आपको ये नहीं बताया जाता कि नहीं इट्स ओके। तो आई थिंक इस लेवल पे एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, स्कूल्स को भी, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, केयर गिवर्स, जो माशरे में बाकी लोग हैं, क्योंकि हम सब पार्ट है ना, हम सब मिल के माशरा बनाते हैं। तो अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, तो बेहतरी भी आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। एंड आई थिंक स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, टू नॉर्मलाइज सच किड्स, टू मेक देम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ताकि हमारे बच्चे भी इन बच्चों को एक्सेप्ट करना सीखें। कुछ डिसेबिलिटीज तो ऐसी हैं ना जो नज़र नहीं आती, जो उम्र के साथ साथ गुजरता जाता है और कभी कभी डायग्नोसिस ही नहीं होता। चलो फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं वो तो दिख जाती हैं, पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड भी होते हैं, अगर वो बर्थ से हैं तो पेरेंट्स बाय टाइम एडजस्ट करते रहते हैं, बट कुछ जो हैं वो वक्त के साथ आ जाती हैं, कुछ डायग्नोज नहीं होती। जब आप इस सिलसिले में किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या जब आप अप्रोच करते हैं, तो मैं स्कूल के बाद ज़ाहिर है थेरेपिस्ट आप यहीं जा रहे होते हैं, यही आपकी नेक्स्ट जगह है। जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ इस तरह का कोई मसला है या आपको बताया जाता है, तो उन थेरेपिस्ट का भी क्या रवैया होना चाहिए, उन साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का भी क्या रवैया होना चाहिए, वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब मैं गई वहाँ पर तो मुझे ये बताया गया कि बच्चे के अंदर बहुत रेड फ्लैग्स हैं और कोई होप नहीं है, या फिर ये हो जाएगा और ऐसे होगा। तो मुझे ये होता था यार कोई एक मुझसे कोई बंदा पॉजिटिव बात तो करे, क्योंकि कोई रोशनी की, वो तो काम ही ये है कि चलो वो एक ट्रूथ तो ट्रू पिक्चर तो दिखाए डेफिनेटली, बट देयर शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव साइड फॉर द पेरेंट हु इज कमिंग टू यू टू सीक हेल्प, आपसे मदद मांगने आ रहा है, तो यू शुड बी एक तरह से बताने का, वही बात है ना, हाउ यू से इट, वही वाली बात। करेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे पेरेंट्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी इस स्ट्रगल में हैं, वो आम पेरेंटिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर डुअल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो वो अब आप उसको रादर देन आप हाईलाइट करते रहें उस फैक्ट को, उनको पता चल गया है ठीक है, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उनको कहे ठीक है ये एक चैलेंज है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह ने तुम्हें इसके अंदर डाला है, वही तुम्हें इससे बाहर भी निकालेगा ना। और किसी के ऊपर हम कुरान में भी देखते हैं कि अल्लाह ताला बार बार बात करते हैं कि हम
वो बोझ नहीं डालते तुम्हारे ऊपर जिसको उठाने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, या फिर हम ऐसे वसीले बना देते हैं जहाँ पे तुम्हें वो प्रॉपर चीजें चैनल मिलेंगे जहाँ पे तुम कर सकोगे। एंड अगर पेरेंट्स ही स्टेबल नहीं होंगे, अगर पेरेंट्स को वो सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट वुड अफेक्ट द चाइल्ड। सो पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा एज अ सोसाइटी वी नीड टू सपोर्ट दीज पेरेंट्स इंस्टेड क्योंकि यार हम जितना भी पॉजिटिविटी की बात कर लें, बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल है जो पॉजिटिव होते हैं। मतलब एक किसी का मैंने पढ़ा था कि आई एम वेरी, वो एक मदर है ऐसे बच्चे की, उन्होंने कहा कि आई एम वेरी जेलस ऑफ माई किड बिकॉज ही इज सो केयर फ्री। जाहिर सी बात है उसका, उन्होंने उसको एज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया, बट नॉट एवरीवन इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। चिल्ड्रन आर नाइव, जिसे कहता है ना, एक इनकी अपनी दुनिया है इन बच्चों की, लेकिन जो सोसाइटी बातें कह रही होती है वो तो माँ बाप सुन रहे होते हैं ना। तो इसी सोसाइटी पे मुझे एक और अब तो मैं उसको मज़े का कहती हूँ, पहले मैं अपने जिस सिचुएशन में रहती थी तो वो तो बहुत रोने धोने वाली सिचुएशन थी, लेकिन अब अगर मैं उसको सोचती हूँ तो मैं सोच के हंसती हूँ कि ये तो पहले स्कूल हो गया, फिर आप थेरेपिस्ट के पास चले गए, अब घर वाले भी हैं। अब घर वाले आपको किस किस्म के मशवरे देते हैं, यानी जो इर्द गिर्द में आपके ख़ानदान वाले हैं, या जो मतलब वो अपनी में भी वो आपके साथ एम्पैथी में कर रहे होते हैं, लेकिन आप डायरेक्शन देखें क्या दी जाती है, बच्चे के ऊपर जिन है, ये तो सबसे पहले किसी ने जादू करा दिया है, और आप जो है ना वो बस हम ऐसा करेंगे तो यूं हो जाएगा। फिर उनको ऐसी जगहों पे आपको वो किया जाता है रेफर जहाँ पे जिन उतारे जाते हैं। एंड दिस हैपेंड विद मी, समबडी केम टू माय होम, मेरे घर कोई साहब आए बकायदा, उनको बुलाया गया कि वो बच्चे पे से जिन उतार रहा है। अरे भाई वो उसको, अच्छा मैं कह रही हूँ मुझे ये नहीं कराना, मैंने सबको क्लियरली बता दिया, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती इन चीज़ों में, जो खुदा ने दिया है उसका हल भी वहीं से आएगा। तो अब उनको कहा जा रहा है नहीं आप बैठे, आप यूं हाथ पकड़ के, और वो ना कुछ खींच रहे हैं करके। And it's so traumatic for the child. यार ट्रोमैटिक तो अलग, वो एक कॉमेडी सीन था लिटरली। लेकिन तस्मिया, you were educated enough to cope up with this situation and you knew that you didn't want this. ये बहुत educated families में भी ये चीज होती है कि misdirection हो जाती है। एजुकेटेड लोग ही थे जो जिन्होंने डायरेक्ट भी किया था, एंड आपको उनके जहनी उस पे शक होने लगता है कि ये किस किस्म की तरफ आप भेज रहे हैं। ये वाली चीजें ना मैंने एपिलेप्सी में भी देखी है कि with kids with epilepsy they have these fits and उनकी एक कंडीशन होती है certain when they are going through a seizure, उनका जब फिट हो रहा होता है तो उनकी भी उस वक्त कैफियत ऐसी होती है कि लोग यही अज्यूम करते हैं, अच्छे लोगों को मैंने ये बात है कि झड़वा लो और ये करवा लो, तो ये वाली चीज़ें दे डू प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। तभी बार बार वही बात है ना कि वी नीड टू एजुकेट पीपल, नीड टू स्टार्ट रीडिंग, पीपल नीड टू स्टार्ट मेकिंग स्टार्ट देयर रिसर्च कि बिफोर आप किसी पे कोई फतवा या कोई बात करें आप अपनी होमवर्क पहले पूरा कर लें, बिकॉज दैट पेरेंट इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड फिर आप भी उसको एक नया एंगल दें, एक ट्विस्ट इन द स्टोरी कि नहीं ये है। हाँ, इवन डाउन सिंड्रोम में भी, जैसे अभी हमने कहा ना एपिलेप्सी में फिट्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम में भी मैंने देखा है कि हमारे जानने वालों में एक बच्ची है, तो वो बाकायदा इतनी जोर के झटके होते हैं कि वो उसे उठा के दीवार तक फेंकते हैं, और उसके जो दांत है ना वो सारे जो है टूट चुके हैं, उसके पूरे दांत जो है वो इधर लिप्स के अंदर चले जाते हैं, और अब वो मतलब वो बच्ची खा नहीं सकती है, आधे टूटे हुए दांत हैं, आधे क्रश हुए हुए हैं, वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। इफ यू तस्मीर, और अगर डाउन सिंड्रोम की जैसे तुम बात कर रही हो, अगर इसके बारे में आप पढ़ें तो दे हैव मल्टीपल फिजिकल फीचर्स कि उनके फेस फ्लैटेंड होते हैं, दे हैव दिस क्रीज ऑन देयर हैंड एंड दे हैव दीज एलिवेटेड आईज होती हैं। तो अगर हम पढ़ लें ना तो हमें समझ आ जाए कि ये बच्चा ऐसा क्यों है, या ये ऐसे विजुअली ऐसा क्यों नजर आता है। ये वजह नहीं है कि उस पे कोई जिन है या कोई और मसला है, देयर इज अ जेन्युइन medical reason why he's, and then as an individual we have certain roles to play when we come across such parents and such children. और सबसे पहला तो going back to what Tasmiya said, the most important factor is empathy. अगर हम 2 मिनट के लिए ये सोच लें हम अपने बच्चों को कितना डांट रहे होते हैं कि उन्होंने ये चीज़ ये उठा के फेंक दी या कुछ भी, तो वो तो उन्होंने अपने नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में की होती है। हम ये सोच लें कि वो पेरेंट्स तो डेली स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं बीनश, जो आपको ऐसी चीज़ें करवा रहे होते हैं जो आप यूँ आपको देखने में तो नहीं नज़र आ रहा ना बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मुझे अहमद के केस में याद है कि हमें बताया गया कि वो सुनता नहीं है, उसका बैरा कराया जाए, एक टेस्ट होता है जो रेफ़र किया गया, क्योंकि वो बात आपकी सुन नहीं रहे होते। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या जो ADHD होते हैं उनके साथ ये फीचर्स प्रोमिनेंट होते हैं कि वो आप
कुछ भी बोलते रहें, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो आपकी बात को उस तरह नहीं करेंगे। लेकिन ये जो टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें किस तरीके से किन पेरेंट्स को देनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेरा वाला टेस्ट सबका नल जाता है, उसमें रिजल्ट नहीं आता और आपको नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट जो है प्रिस्क्राइब भी किए जा रहे हैं एज डॉक्टर्स। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स, आपको टेक चार्ज ऑफ योर सिचुएशन भी तो करना है ना। आप जब तक अपने बच्चे की कंडीशन का और अपनी कंडीशन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मेरी एक फ्रेंड के साथ ये हुआ कि उसका बच्चा CP है अभी, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो उस वक्त शी वॉज गोइंग थ्रू स्ट्रेस, फिर आपको डिप्रेशन होता है डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद। उसकी अपनी घर पे भी कुछ हालात ऐसे थे जो बहुत मुश्किल थे, वो बच्चे पे उस तरह तवज्जो नहीं दे सकती थी। बच्चा नर्सरी में था और वहाँ पे उसको देखा जा रहा था, वहाँ पे उसने 3 दफ़ा सांस रोकी उस बच्चे ने। जब वो रोकी तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या नहीं दिया गया, पेरेंट्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया और उनको ये बताया भी नहीं गया कि अगर ऐसा हुआ है तो आगे इस बच्चे की टेक केयर कैसे करनी है, आपने रेगुलर चेकअप्स पे आना है या नहीं आना है। यानी नेग्लिजेंस इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ माशरे में, और जिसका भी पार्ट है, मैं ब्लेम नहीं कर रही किसी को, लेकिन वही मैं बात कहूँगी एज अ होल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रिस्पॉन्सिबल बेसिकली वही वाली बात है। एज पेरेंट्स वी नीड टू बी विजिलेंट कि आप बचपन से अगर देख रहे हैं कोई ऐसे सिम्टम्स तो यू हैव टू बी विजिलेंट। एंड अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो मैं तो कह रही हूँ यार मशवरा भी ना दें, आपके नहीं चाहिए मशवरे, बिकॉज द पेरेंट इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। आई थिंक यू शुड आस्क देम कि भाई आपको क्या मदद हम कर सकते हैं। लेकिन मशवरा इज़ अ वेरी वाइड पर्सपेक्टिव ना यमुना, अगर देने वाला तमीज़ से दे रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें नहीं देते ना दिनेश, नहीं देते तमीज़ से, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं देते तमीज़ से मशवरा। तो है, लेकिन वी कैन लर्न टू डू दैट, बिकॉज इवेंचुअली मुझे लग रहा है अगर हम एज अ सोसाइटी और एज अ इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मेरा कोई करीबी जानने वाला है तो मैं स्टेप इन करूंगी ना उसको मदद स्टेप इन करें, लेकिन तरीके से स्टेप तुम लोग पता नहीं क्या बातें कर रही हो, दायरे में रहें, तमीज के दायरे में बात करें तो तरीके की करें, वरना ना करें कि वो सामने वालों से अटैक्ड फील ना हो, उसको लगे कि भैया मैं तो देखो वो एम्पैथी का एलिमेंट फिर आ जाता है। द पेरेंट इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, आप रहम खाओ यार। एम्पैथी क्या कहना भाई, लोग ये कहते हैं कि पागल, मतलब आपको डायरेक्टली बोला जाता है आपके बच्चे को पागल तो नहीं है, ये क्या कर रहा है, अरे इसे रोको, दिमाग खराब है इसका, मतलब चलता हुआ चला गया, हमें जवाब भी नहीं दिया इस बात का। तो ये इन सब सिनेरियोज की वजह से मैंने तो अपने आप को ऐसा कर लिया था कि मैंने काफ़ी रिश्तेदारों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया था। मैं अपने घर पर रहती थी ज़्यादा वक्त, या फिर ये होता था कि जो लोग घर पे मिलने आते थे ना, तो जैसे ही मुझे पता, मैं पैरानॉइड हो गई थी, इसके लिए मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ, जैसे ही कोई घर के अंदर आता था, घंटी बजती थी, मुझे पता चला मेहमान है, तो मैं ना जल्दी से अहमद को उठाती थी और मैं अपने कमरे में जाके ना कुंडी लगा लेती थी, क्योंकि मुझे इतना फियर हो गया था। आइसोलेट जो मैंने शुरू में बात की कि जजमेंट से ही तो मैं आइसोलेशन, हाँ, हार्ड फॉर यू टू लिसन टू। लेकिन आप ये देखें ना कि ये करने के बाद भी, यानी मैं तो अपनी उससे गुजरी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर वालों का रिस्पॉन्स उस पर क्या आता था, इनको तो मिलने का शौक ही नहीं है, ये तो हमारे साथ आना जाना नहीं चाहती हैं, ये इस वजह से कर रही हैं। यानी रादर देन आप उनके शूज में आए, आप वहाँ पे खड़े हों, या फिर भाई अगर आपको कुछ बात बोलनी है या आप इतना ही कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको ना कुछ बोलने से पहले बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल तक जाकर सामने वाले का दिल दुखा सकते हैं। आप अपने मुंह से अल्फाज निकालते हुए हमें 10 बार सोचना चाहिए। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। लैंग्वेज की तुम जो बात कर रहे हो, तो मुझे तो वो रिटार्डेड का वर्ड जो स्पेशली बहुत कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, इवन बच्चों में भी बहुत, ये तो रिटार्डेड है, ये तो पागल है, ये वाली लैंग्वेज। तो वी नीड टू बी यू नो स्पेसिफिक अबाउट व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग। किसी बच्चे से कैजुअली होता है ना, बाज़ दफ़ा बच्चे बोल देते हैं स्कूल में, आंटी ये तो ये पागल हैं, आंटी ये तो ये यूं हैं, लंगड़े हैं। Now as a teacher you have to play your role ना, कि पेरेंट्स तो पता नहीं घर से तो वो क्या इंक्लूसिविटी सीख के आ रहे हैं। आपके लिए शायद वो एक बहुत कैजुअल लैंग्वेज होगी, लेकिन किसी को लंगड़ा कहना, वाकई। आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक एंड उसमें था कि एक सहाबी थे, इब्न अल-मुसब थे, इफ़ आई रिमेंबर प्रॉपर्ली, और उसमें था कि उनकी कद व कामत छोटा था, स्ट्रक्चर उनका थोड़ा छोटा था, तो एक दफ़ा वो दरख्त पे चढ़ रहे थे तो सहाबा को हंसी आ गई बिकॉज ऑफ हिज टाइनी लेग्स। तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न अल-मुसब की जो टांगे हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे वुड बी एज हेवी एज द माउंटेन ऑफ ओहद।
तो मतलब ये कि अगर हम हिस्ट्री में और हुजूर की अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हुजूर ने भी ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं जहां उन्होंने सहाबा कराम को जो डिसेबल्ड थे या विद डिसेबिलिटीज थे, ही गेव देम अ नॉर्मल लाइफ एंड ही वांटेड देम टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एज नॉर्मल। दे आर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दैट। अच्छा यमुना, मुझे कुरान की सूरह अबसा का ख्याल आया तुम्हारी इस बात पर कि वहाँ पे भी अबसा व तवल्ला के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक डेलीगेट्स के साथ, कुरैश के ऐसे सरदारों के साथ बैठे हुए थे जहाँ पे उनकी अटेंशन देने का वक्त था। इसी टाइम पर एक नाबीना सहाबी ने उनको अप्रोच किया और वो उनको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, तो उस पे अल्लाह ताला ने उनसे सवाल कर लिया कि आपने उन लोगों के ऊपर उनको फ़ौक़ियत कैसे नहीं दी, जबकि वो इस तरह आपके पास आए थे, इतनी दूर से चल कर आए थे और वो नाबीना थे, वो एक मुश्किल तय कर कर आए थे और उन लोगों के लिए तो आना बहुत आसान था। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फ़ोकस करा रहे हैं इस पॉइंट पर कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए माशरे में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हमारे लिए नमूने मौजूद हैं और हमें मेरे ख़्याल में अपने मामलात उन्हीं की बुनियाद पर भी बेस करने चाहिए। तो हमारा अब काम करने का यही है कि हमें बाकी लोगों की बुनियाद पर नहीं, उनके मे बी उनका क्या माशरे में उनकी क्या जगह है उससे इम्प्रेस नहीं होना है, रादर देन हमें ऐसे बच्चे, ऐसे लोग विद डिसेबिलिटीज़, उनको पहले फ़ौक़ियत देनी है। सबसे पहली फ़ौक़ियत शायद उन्हीं लोगों की बन रही है यहाँ। एंड व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी? वी लेबल दोज पेरेंट्स कि अगर खुदा ना खासा उनके बच्चों के साथ कुछ मसला है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। ये हमारा लेवल ऑफ इग्नोरेंस है। लेवल ऑफ इग्नोरेंस के अलावा लैक ऑफ बीइंग ब्रूटल, मतलब लैक ऑफ बीइंग नहीं है, द लेवल ऑफ बीइंग ब्रूटल। हमारे लिए जिंदगी में आगे क्या चीजें स्टोर्ड है। हाँ लेकिन अच्छा ठीक है अविनाश, हो गया ना, अच्छा हमारी गलती थी, चलो अब हो गया, मान लिया, चलो अब एक हो गया मिनट के लिए। लेकिन अब हो गया, अब आगे क्या करना है? अब आपका रवैया हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे करने के क्या काम है? मेरे ख्याल में अब इस पे बात होनी चाहिए, रादर देन कि आप ब्लेम करते रहें एक बंदे को या एक सिचुएशन को। ब्लेम आसान है, हम वही करेंगे, हम वही करेंगे। Vinesh, what I've seen, what I've observed from these children, they are the most loving and giving pieces on earth, मैं कहूँगी। जैसे वाकई वो तारे ज़मीन पे बिल्कुल सही नाम है, सही है। वाकई में इन बच्चों में इतनी मोहब्बत है। तस्मिया, there was this child in my class and he had a delayed vision. उसका ये होता था कि it took him 40-45 seconds to understand a word from the board. उसको 30 seconds लगते थे उसको register करने में and लिखने में। एंड अगर मैं उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ की बात करूँ ना तो वो यूँ मैथ करता था ऐसे कि ही वाज जस्ट लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ द विजन, कि उसकी डिलेड विजन था, उसकी आंखें थोड़ी कमज़ोर थी। बट अगर मैं मेंटली बात करूँ, उससे लविंग, उससे प्यारा बच्चा, उससे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा मेरी पूरी क्लास में नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, तो लाइक दे आर गिफ्टेड। अगर अल्लाह ताला ने कोई एक चीज़ उनसे ली है तो द अदर वे अराउंड अल्लाह ताला हैज़ गिफ्टेड देम विद समथिंग। अगर मैं डेफनेस की बात करूँ कि जो बच्चे डेफ होते हैं, जिनका हेयरिंग प्रॉब्लम होता है, दे कैन लिप रीड। आपको देख के उनकी वो जो साइट का जो एक वो सेंसेस हैं, दे कैन लिप रीड, लाइक आपके होंठ देख के वो पहचान लेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि हमारे घर पे इस तरह की मिसाल होती भी है कि अहमद काफ़ी डिसहार्ट हो रहा होता है और समटाइम्स वो ये कह रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, और कभी कभी अल्लाह ताला से भी नाराज़ हो जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं उसको यही बताती हूँ कि नहीं अहमद, हम एक्चुअली जो सोसाइटी है ना और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इतना प्रेशर दे रहे होते हैं आपके ऊपर कि बच्चा ये सोचने की तरफ चला गया। हालांकि जो नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल बच्चे हैं उनके अंदर कई कमियां हैं। मैंने उसको अपनी कमियां दिखाती हूँ कि नहीं अहमद, तरीका ये नहीं होता। आप देखें कि मैं कितनी डम हूँ, मुझे सोशल मीडिया कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारी तरह मैं तुम्हारी तरह मैथ्स नहीं समझ सकती, और तुम देखो हर एक के पास अपनी पोटेंशियल भी है और कुछ लिमिटेशन भी है। अगर आप उस पोटेंशियल पे काम करें और लिमिटेशन पे भी काम करें तो बहुत अच्छा। I think as a society we should focus on the gifts that Allah Taala has given to these children rather than उनकी वो special needs को highlight करने के लिए डॉक्टर्स और वालिदैन हैं। आप प्लीज उस पर फोकस ना करें। Some of them are really good artists कि उनकी creativity इस लेवल की होती है। मेरे पास तो कम्युनिटी पे इतना अच्छा कोई अच्छा एक जो है बच्चा देख नहीं सकता लेकिन वो इतना अच्छा वो ड्राइंग एंड पेंटिंग की वो एग्जैक्टली अच्छा आर्टिस्ट है। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, इतना कोई खूबसूरत स्केच बनाया था। वो इंसान जो है ना सुन नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था, मगर उसका स्केच इट वाज रिफ्लेक्टिंग हिज स्किल्स। एग्जैक्टली। तो इट्स नॉट दैट कि उनका कोई
दिमागी मसला है, दिमागी मसला इन अ मेडिकल टर्म हो सकता है, बट आई थिंक एबिलिटीज में वो किसी से कम नहीं है बच्चे। तो इसके लिए मेरे ख्याल में पेरेंट्स को अपने नॉर्मल बच्चों को भी बताने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को खुद अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि यही वाले मतलब इसी तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि बच्चे खेलने जा रहे हैं जब एक दूसरे के साथ, आप पार्क्स में जा रहे होते हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ फेस करती थी वो ये होता था कि अहमद आइसोलेट हो जाता था। अगर ऐसे बच्चों के साथ कोई इश्यूज़ भी हैं तो वो तरीके खेलने के, यानी आप समझ सकें कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी आदत होती है वो खींचते हैं आपको अपनी तरफ, ये मैंने बहुत फ्रीक्वेंट देखी है चीज़, क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स और जो सोशल क्यूज़ हैं उनको नहीं समझ पाते जैसे कि आम लोग समझते हैं। तो वो आपसे वो चीज़ें कराते हैं जो कि आपको शायद ऑड लगेंगी। तो कोई भी दूसरे बच्चे हैं ना वो एकदम अनॉय हो जाते हैं, उनको ये होता है हमें नहीं खेलना इसके साथ, हमारा नहीं, ये तो हमें तंग कर रहा है, ये तो हमें पुश कर रहा है। तो जब तक आप समझाएंगे नहीं अपने बच्चों This happened to me today. हमारे स्कूल में एक बच्चा था, ऑटिज्म का, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सीजन चल रहा था तो यू नो आई वेंट टू द स्कूल एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न कि मैं अपनी, चलो वेट कर रही थी, लाइन में खड़ी हुई थी कि पेरेंट फारिग हों तो मैं मिलूं टीचर से। तो दिस चाइल्ड विद ऑटिज्म का वो है पेशेंट, द चाइल्ड, एंड ही केम एंड बस यही जो तुमने बात की ना कि वो आया और चलते चलते हाथ में जाता वो भागता हुआ चला गया एंड फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक so you know इतने these प्योर होते हैं they यमुना, have these beautiful qualities, no reaction, nothing, was he recognized me probably but no nothing, he felt the connection, उसने and he हाथ just मिलाया वो निकल गया क्योंकि उसे दुनिया की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ तुम्हारी परवाह थी। exactly I felt so nice के you know बाकी मन के सच्चे जो कहते हैं ना बच्चे, मन के सच्चे, वो बिल्कुल सही बात है। वही बात है ना कि किसी में एक पोएम पढ़ी थी जिसमें स्पेशल नीड्स के बच्चे ने कहा था कि हम भी आप में से ही हैं, बस हमारे तरीके थोड़े अलग हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें अपने साथ इंक्लूड करें। तो इंक्लूसिविटी या इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल्स आर एडॉप्टिंग टूवर्ड्स इट, बट अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है हम एज एन इंडिविजुअल वो कर लें। अब जैसे किसी बच्चे के साथ अगर कोई ऐसी कंडीशन है या मसला है और उसको पब्लिकली मेल्ट डाउन हो रहा है, कभी एयरपोर्ट्स पे या लॉन्ग फ्लाइट्स पे हमने देखा, तो हम क्या करेंगे एज ए इंडिविजुअल? हम पॉइंट आउट करेंगे या माँ को, हमें पता नहीं है कि माँ ऑलरेडी किस स्ट्रगल से गुजरी है, हम उसको जज करना शुरू कर देंगे, इतना बदतमीज बच्चा है। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंसर्न जो मैं अपने बारे में भी कहूँगी, जो मैंने फेस करी एज अ पेरेंट और बहुत सारे दूसरे पेरेंट्स जो कि इस कम्युनिटी में मुझे साथ मिले चलने को, उनकी एक बहुत बड़ी कंसर्न और बहुत वैलिड कंसर्न है, वो ये है कि ऐसे बच्चों का हमारे बाद क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, उनका कौन ख्याल रखेगा और क्या उनको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो हम पेरेंट्स से मिल रहा है, क्योंकि उनके अपने बहन भाई भी वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे होते हैं, पेरेंट्स की ज़िंदगी में माशरे और ख़ानदान वाले वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे होते, तो माँ बाप के जाने के बाद क्या होगा। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली और मैंने जानने की कोशिश करी, क्योंकि शुरू में मेरी भी यही कंसर्न थी। तो इंडिया में जैसे होता है वहाँ पे जो इस तरह के ऑटिस्टिक बच्चे हैं और या डिसेबल्ड कुछ और चीज़ों के साथ हैं, उनके लिए कुछ ऐसे घर बनाए गए हैं, उन्हीं पेरेंट्स ने बनाया है, यानी किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, टेक चार्ज ऑफ योर सिचुएशन। वो उठे, नहीं थी सहूलत मौजूद, उन्होंने कुछ ऐसे घर बनाए, उन्होंने फंड्स जमा किए हैं और उन्होंने गार्जियंस बना दिए हैं, यानी जो उनके होते हुए तो वो सिस्टम्स चल ही रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी ऐसे लोग होंगे जो कि उनको देख सकेंगे और वो चलता रहेगा। इसके अलावा बीनश, ऑस्ट्रेलिया में मैंने फर्दर मुझे पता चला है जब मैंने इसके ऊपर और रिसर्च करी कि वहाँ पे बाकायदा इस तरह का इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लेवल पर भी लिया जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि उन्होंने फर्दर ऐसे होम्स बनाए हैं, यानी वो पेरेंट्स नहीं, उन गवर्नमेंट ने और प्राइवेटली अब वो, लेकिन अवेयरनेस और एजुकेशन वहाँ बढ़ गई है काफ़ी। उस माशरे में जो एजुकेशन और अवेयरनेस का रिजल्ट है वो ये निकला कि वो लोग खुद काम कर रहे हैं, अपने ऊपर उन्होंने वो जिम्मेदारी ली और उन बच्चों का पूरा एक सेटअप है। उस सेटअप में ये है कि उनके दिन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं और उनकी पूरी जर्नलिंग होती है, उन्हें आज मूवी पे जाना है, उनके मतलब ऐसा नहीं है कि बस उन्हें ला के एक इदारे में डाल दिया और उनका कुछ नहीं है। सोसाइटी तस्मिया, यू हैव स्टेटेड सम ब्यूटीफुल इनिशिएटिव्स कि भाई गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, एंड आई थिंक हमारे यहाँ पे भी सेम इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज
even if I talk about financial constraints such parents go through, because not everyone can afford doctor visits and therapies, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इन पेरेंट्स के वेलफेयर का सोचना बहुत सपोर्ट ज़रूरी है। सिस्टम अगर बन जाए ऐसे पेरेंट्स के लिए। और अभी सोसाइटी और इंक्लूसिवनेस की बात आ रही थी तो मुझे एक किस्सा याद आया एक हदीस का कि एक सहाबी थे अंसार फ्रॉम मदीना एंड हिज नेम वाज आमिर इब्न अल जमूर एंड उनकी ना थोड़ी लिम्पिंग का इशू था कि वो लिम्प करके चलते थे। तो हुजूर जब जंग पे जा रहे थे तो वो आए और उन्होंने कहा कि मैं भी जंग पे जाऊंगा। तो हुजूर ने कहा कि तुम यू आर नॉट बाउंड टू गो फॉर जिहाद, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फिजिकल कंडीशन है तो इट्स अप टू यू। तो ही सेड कि नहीं मैं जाऊंगा एंड ही वेंट फॉर द वॉर और वहाँ उनकी शहादत हुई। और शहादत के बाद हुजूर ने फिर नेक्स्ट जो सहाबियों से जब हुजूर मिले सहाबा से तो हुजूर ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि इब्नुल जुमूर जो है वो जन्नत में है एंड ही इज़ वॉकिंग विद अ फाइन लेग, कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही से चल रहे थे। तो इट्स समथिंग फॉर द पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स एज वेल कि यहाँ दुनिया में जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला वो डेफिनेटली ये बच्चे जो है ना जन्नती हैं। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला हैज़ गिवन दीज पेरेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू टेक केयर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जन्ना, कि ये बच्चे जो हैं अल्लाह ताला ने आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपको इस काबिल समझा है कि ये बच्चे तो मासूम हैं और किसी मासूम की टेक केयर करना आप ये अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं जन्नत में जाने का। सहाबा में तो बल्कि ये होता था कि कौन किसी हैंडीकैप्ड सहाबी की या डिसेबल्ड सहाबी की मदद करेगा, एक कंपटीशन जैसे होता है ना, हेल्दी कंपटीशन, कि वी शुड एनकरेज दिस इवन इन आवर चिल्ड्रन एज वेल, कि ऐसे लोगों का ख्याल रखना, वी आर बाउंड टू डू दैट, बाउंड टू डू दैट, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ऐसे पेरेंट्स के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है देखना कि उनकी पूरी ज़िंदगी उन बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगती है और उनका सोना, उनका जागना, बस वही बच्चे, वही अनमोल तोहफे रह जाते हैं। तो एज़ सोसाइटी हमारे करने के क्या काम हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमें अपने ही हम कामों में मसरूफ़ इतने हो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि वो भी हमारे लिए एक सवाल बनेगा एक दिन कि हमने उनके साथ क्या रवैया रखा, हमारा स्टैंस क्या था उनके साथ, हमारे करने के क्या काम थे, क्या हमने वो भी सरअंजाम दिए या नहीं दिए। और वो इतने खूबसूरत तोहफ़े हैं कि मैं उसको इतना पॉजिटिवली जब मैं उसको देखती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाया, मुझे वो बीनाई अता करी जो कि शायद मेरे पास किसी और ज़रिए से मुझे मैसर नहीं होती। तो हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना है और हमें अवेयरनेस फैलानी है, हमें अपने आप को भी एजुकेट करना है, अपने बच्चों को भी एजुकेट करना है और मेरे ख्याल में हम सब साथ हैं इसमें। Yes. And Tasmia, I would love to hear stories of such incidences. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है जहाँ आपने किसी की मदद की हो, या if you have catered to a child who's special, तो we would definitely want to hear from them. Definitely, we look forward to your stories and struggles, how you are coping up with this. और हमारे पास बहुत सारी ऐसी inspiring stories lined up हैं Momcast पे. So tune in, अपना feedback ज़रूर share करिएगा. मिलते हैं बहुत जल्द. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.